हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी के विद निर्वेश कपासिया में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है जो भी आपके आधुनिक इतिहास में प्रमुख आंदोलन हुए हैं और घटनाएं हुई और समझौते। दोस्तों, यह टॉपिक आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से आपका प्रश्न नहीं बनता हो। दोस्तों, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर सम्मेलन और प्रमुख घटनाएं लिख रखी हैं दोस्तों, इनसे आपके 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में बनते ही बनते और प्रत्येक शिफ्ट में आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 28, अगर आपको एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 28 दिसंबर 1885 में हुई। इसके जो संस्थापक थे वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको शॉर्ट में हम एओ ह्यूम बोल देते हैं। यह आपके स्कॉटलैंड के निवासी थे। अब बात करते हैं किस स्थान पर हुई थी। तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। दादा भाई नारोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। चलते हैं आज के हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा होम रूल आंदोलन, जो कि आपका 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। इसमें आपके बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बेलगांव से इसका अधिवेशन किया पुणे से, और एनी बेसेंट, जिन्होंने इसका मद्रास से अधिवेशन किया। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक बे, और बे से ही आपका बेलगांव। तो दोस्तों चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं रोलेट एक्ट की, जो कि 19 मार्च 1919 को यह घटना हुई थी। यह काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब कोई भी व्यक्ति उसको संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर लेते थे। तो इसी संदर्भ में इस कानून को बिना वकील और बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा गया, क्योंकि संदेह के आधार पर ही किसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके दो प्रमुख नेता थे, जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। जब डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया रोलेट एक्ट के विरोध में, तो पंजाब के जो अमृतसर में एक जलियांवाले बाग में सभा बुलाई गई, जिसको हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने यहाँ आकर अंधाधुंध गोलियां आपकी चलवा दी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। जैसे आज कोई भी उपाधि होती है हम लौटा देते, उसी प्रकार उस समय की उपाधि थी। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस की समिति के अनुसार इसमें 1000 व्यक्ति मारे गए थे। 1000 व्यक्ति ही इसमें मारे गए थे। 379 यह सरकार की इसमें झूठी रिपोर्ट थी, इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती है। जलियांवाले बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। अगर किसी भी एग्जामिनर को कोई भी टफ शिफ्ट बनानी होती है तो इस प्रकार का प्रश्न उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। यह प्रश्न आप में से भी बहुत कम व्यक्तियों को पता होगा, आपने काफ़ी बार जलियांवाले बाग के बारे में पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों, जलियांवाले बाग हत्याकांड में हंसराज नामक ने जनरल डायर की सहयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। जैसे किसी में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद होता है, इसी प्रकार तुर्की में खलीफा का पद था, जो कि मुसलमानों के लिए सम्मानित पद था। तो ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन के, ब्रिटेन इसके सहयोग में नहीं था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो अली बंधु ने की थी, जिनके नाम थे शौकत अली और मोहम्मद अली। तो इन्हें अली बंधु भी बोल देते हैं। तो एग्जाम में आप डिस्टर्बेंस ना हो, अली बंधु के नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। आप सभी जानते हैं 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया।
अब बात करते हैं नेक्स्ट चोरी चौरा कांड जो कि 1922 में हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान में पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। तो इसी के संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ की। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी की मांग थी जो कि 11 सूत्री मांग थी वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। तो इसके परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 1930 में। 31 जनवरी को गांधी जी ने मांग की, 11 सूत्रीय मांग रखी अपनी, लेकिन वायसराय डफरिन के सामने, इरविन के सामने, तो इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद इसके परिणाम जो स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। तो आप सभी जानते हैं 1930, 31, 32 क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ें। मैंने इन्हें अच्छे तरीके से इसमें इंक्लूड किया है। तो गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में से किया गया था। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान मोहम्मद अली और दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसमें भाग लिया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष लॉर्ड इरविन की शर्तें थी कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर देंगे, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, लंदन आएगी, इसके लिए ब्रिटिश सामान का बहिष्कार जो किया जा रहा था उसे नहीं करेगी, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया जा रहा था। तो गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो उन्होंने बोला था कि आप एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दो, एक आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आइए और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना कीजिए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम आपकी सारी बातें मान लेंगे, आप हमारी 11 सूत्रीय मांग भी मान लीजिए। तो गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग उनके समक्ष पेश की और ये थी हमारी मांगें। तो प्रथम थी हमारी पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध, द्वितीय विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए, तीसरी हमारी भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसलिंग का नियोजन रहे, चौथा आपका नमक कर को समाप्त किया जाए, पांचवा आपका सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो, छठा आपका बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया गया, सातवां विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे, आठवां भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो, नौवां आपका सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, दसवां आपका गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे, 11वां आपको आत्मरक्षा के लिए हथियारों की अनुमति दी जाए। ये 11 सूत्रीय मांग गांधी जी ने इरविन के समक्ष पेश की। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के बारे में जो इरविन ने बोला था उसके समक्ष उन्होंने अपनी ये 11 सूत्रीय मांग पेश की थी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 को सेंट पॉल पैलेस लंदन में हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। सम्मिलित सदस्य जो थे मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना थे, दलित वर्ग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे और कांग्रेस से महात्मा गांधी जी थे। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि महात्मा गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो किस जहाज से गए थे? तो गांधी जी एस राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखें। अगर टफ शिफ्ट बनानी होती है तो इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अभी हाल ही में एक एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा भी गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको तिथि अवश्य याद रखनी है। 1932 में यह हुआ और लंदन में हुआ था। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पूना समझौता, पूना पैक्ट। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। दोस्तों अभी आपके एनटीपीसी एग्जाम में यही प्रश्न पूछा था कि पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था। तो यरवदा जेल में पुणे की में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य
पूना पैक्ट हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71% से बढ़ाकर 148 कर दी गई। तो दोस्तों यह प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है कि पूना पैक्ट जो हुआ था किस किस के मध्य हुआ था, तो महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को यह हुआ था। इसमें आपकी सुरक्षित सीटें 18% बढ़ा दिया और प्रांतीय मंडल में विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से 148 कर दी गई थी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की मांग की। 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन की मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी, जिसमें माउंटबेटन योजना का निर्माण हुआ। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। भारत 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, रेखा की सीमा, उसे रेड क्लिफ बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं भूदान आंदोलन की। 1991 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। यह भी आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका यह। 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। तो इसका क्या मतलब था, तो जैसे कुछ लोग गरीब थे, कुछ अमीर, कुछ के पास काफ़ी ज़्यादा रासब ज़मीन थी और कुछ के पास कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने अपील की थी कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो अपनी थोड़ी ज़मीन को दान करें। तो सबसे पहले रामचंद्र रेड्डी ने भूमि दान की थी। तो यह था आपका महत्वपूर्ण आंदोलन, भूदान आंदोलन। दोस्तों यह थे हमारे कुछ प्रमुख आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण आंदोलन, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों इतने कम समय में आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल जीके विद निर्वेश कपासिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।